चॉक पिक है ना, ये पॉलीडेनन। हम्म। इसको पॉलीडेनन कहते हैं, जिसे डेनन कहते हैं, ये डेनन है। ठीक है। वही सारा लाहौर में बन रहा है, तो मतलब लाहौर का स्टाफ था सारा। ये सिर्फ आपको फैब्रिक बता रहा हूँ किस तरह। अस्सलाम वालेकुम जी। आप लोगों को केस स्टडी नज़र आ रही है और मेरी आवाज़ आ रही है? जी वालेकुम सर सलाम सर, बिल्कुल। बिल्कुल केस स्टडी नजर आ रही है सर। आपकी केस के आवाज नजर भी आ आ रही है, रही है। आवाज आ रही थैंक यू जी, यस सर, शुक्रिया। यू आर ऑडिबल सर। अच्छा जी, हमारा आज का सेशन इंशाल्लाह इसके दो पार्ट्स हैं। एक ये केस स्टडी है जो पिछली दफ़ा हमने प्रिडिक्शन एंड मोनेटाइजेशन पे डिस्कशन की थी, उसकी प्रैक्टिकली किस तरह एक सीबीए में हुआ उसको देखेंगे। फिर उसके बाद हमारा एक प्रोजेक्ट डिस्कस हुआ था जो था तो मिड टर्म के बाद का पार्ट, लेकिन वो जो एक क्लास बीच में मिड टर्म से पहले एक्स्ट्रा हो गई थी उसकी वजह से अपलोड वो मिड टर्म से पहले हुआ था, जो कि तमिलनाडु में एक सीबीए हुआ था रिगार्डिंग अर्बन अर्बन एंड रूरल जो फीकल स्लज मैनेजमेंट का प्रोग्राम था। तो पहले इस केस स्टडी को देखते हैं और फिर उसके पार्ट को देखते हैं। तो होपफुली जब हम इन दोनों को देख लेंगे तो वील हैव ग्रेटर इंसाइट इनटू द प्रिडिक्शन एंड मोनेटाइजेशन पार्ट ऑफ अ सीबीए। तो ये जो केस स्टडी है ये है वॉशिंगटन स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक पॉलिसी की, WSIPP की। और एक इनका एक प्रोग्राम था, बल्कि एक प्रोग्राम से पहले एक इनको प्रॉब्लम था कि इनकी जो चाइल्ड वेलफेयर सिस्टम है, यानी अमेरिका में ये सिस्टम है कि अगर उनको लगे, एक डिपार्टमेंट है चाइल्ड वेलफेयर का, उनको लगे कि अगर कोई माँ बाप या जो भी रिलेटिव बच्चे को जिनके पास है वो उसकी सही केयर नहीं कर रहे, तो वो उनसे ले लेते हैं और उसको किसी या किसी फॉस्टर पेरेंट्स को दे देते हैं, या किसी उनके जिन जिन जगहों पे कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे बच्चों को वो इकट्ठा रखते हैं तो वहाँ छोड़ देते हैं, या जो बिल्कुल माइल्ड केसेस होते हैं उनमें वार्निंग्स वगैरह दे के, या कुछ ऐसे केसेस में उनकी मदद भी करके तो वो उनको ऊपर लाने की कोशिश करते हैं सोसाइटी में। तो ये जो प्रोग्राम था जिसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है नर्स फैमिली पार्टनरशिप प्रोग्राम, इसका आइडिया ये था कि जो बच्चे एंटर होते हैं चाइल्ड वेलफेयर सिस्टम में या उसके अंदर ही रहते हैं बहुत अरसा, उस नंबर को कम करना है। तो उसके लिए फिर स्टेट ने मुख्तलिफ लोगों से, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन से सजेशंस मांगी कि हम कौन से प्रोजेक्ट करें जिससे ये नंबर नीचे आए, यानी वो बच्चे जो चाइल्ड वेलफेयर सिस्टम में आते हैं और
वो बच्चे जो ज़्यादा लंबा अरसा इसमें रहते हैं उनका नंबर कम होना चाहिए। तो नाउ यू कैन इमेजिन कि इसमें बहुत सी चीज़ें पॉसिबल हैं ना। जैसे माँ बाप को तालीम देना, जैसे माँ बाप को फाइनेंशियली हेल्प करना, जैसे स्कूलों में कोई इंकरेजमेंट प्रोग्राम शुरू करना वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें सोची जा सकती हैं जिससे ये नंबर नीचे आए। तो ये पहले पैरा का मैंने आपसे डिस्कस किया। आगे इन्होंने फ़ायदे लिखे हुए हैं कि ये जिस तरह इन्होंने काम किया है ये सीबी एनालिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्यों इंपॉर्टेंट है? फर्स्ट, ये डेमोस्ट्रेट कर रहा है कि सीबीए एक्चुअली कैसे कंडक्ट किया जाता है और कैसे प्रेजेंट किया जाता है, ताकि पब्लिक पॉलिसी को इन्फ्लुएंस किया जा सके। चाइल्ड केयर प्रोग्राम में अमेरिका में के बहुत पैसे लगते हैं, तो उधर अगर पैसे बचाए जा सकें तो इसका मतलब है पब्लिक पॉलिसी को आप काफ़ी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। दूसरा लिखा हुआ है कि CBAs आर एग्जाम्पलरी इन देयर सिस्टमैटिक यूज़ ऑफ एम्पिरिकल एविडेंस थ्रू मेटा एनालिसिस। यानी ये लोग जो वेस्ट वाले हैं इनके CBAs मेटा एनालिसिस पे बेस्ड होते हैं और एम्पिरिकल डेटा होता है उसके अंदर। तो ये उसकी ये कहना चाह रहा है कि ये दे आर काइंड ऑफ अ गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर इट। तीसरा, ऑल्दो द कॉम्प्लिकेटेड मेथड्स दे यूज़ आर समटाइम्स डिफ़िकल्ट टू फॉलो, इट डज ट्राइव टू मेक देम एज ट्रांसपेरेंट एज पॉसिबल। तो ये अभी तक आप लोगों ने जितना अपना प्रोजेक्ट किया आपको आइडिया होना शुरू हो गया होगा कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आम बंदे के लिए समझना ज़रा मुश्किल होता है। जैसे आज हम सेकंड पार्ट में थोड़ी सी बात करेंगे वैल्यू ऑफ स्टेटिस्टिकल लाइफ पे। तो वो आप लोग चूँकि पिछले 2-3 महीने से ये चीज़ पढ़ रहे हैं तो थोड़ी थोड़ी आपकी अंडरस्टैंडिंग इस चीज़ की डेवलप हो गई है, तो आपको समझ आ जाएगी। लेकिन आप किसी नए बंदे को बताना शुरू करेंगे तो बड़ा मुश्किल होगा उसके लिए क्विकली समझना। फोर्थ, इट्स मेटा एनालिसिस आर एक्सेलेंट रिसोर्सेज फॉर एनालिस्ट असेसिंग सोशल पॉलिसीज़, यानी इनका फोकस सोशल पे होता है। और पांचवा ये है कि प्यू मैकार्थर, प्यू ये इनकी सर्वे की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, is assisting other states and local jurisdictions in adopting the WISP CBA model to their local conditions, thus increasing the chances that the analysts in many US jurisdictions will have the opportunity to use it. यानी आप एक ही मेथड अगर पाकिस्तान के सारे डिस्ट्रिक्ट्स के डिप्टी कमिश्नर्स को दे दें एनालिसिस का, तो इसका मतलब है कि फिर वो मेथड रिच होता जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं। जिस तरह हमने पिछली बार सेंट्रल टेंडेंसी की बात की थी कि ओवरऑल एक पॉपुलेशन एवरेज बन जाएगी उस सारे एनालिटिकल मेथड की, और फिर आगे वो बहुत यूज़फुल होगा पूरे पाकिस्तान के लिए। आगे लिखा है, द NFP इज़ इंटेंडेड टू प्रमोट चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेरेंटिंग स्किल्स थ्रू intensive visitation by nurses to low-income women during pregnancy and the 2 years following the birth of first children। यानी ये जो प्रोग्राम है ये लो इनकम एरियाज़ में नर्सेज विज़िट करती हैं उन ख़वातीन को जिनके बच्चे होने होते हैं, और फिर बच्चों के पहले 2 साल भी। The following prediction strategy summarized in the table at the end of the case was employed by the analyst। ये स्ट्रेटजी थी। फर्स्ट, मेटा एनालिसिस ऑफ अवेलेबल एवेल्यूशंस was done to estimate the mean effect size for child abuse and neglect। यानी ये सारा जो चाइल्ड वेलफेयर प्रोग्राम है जो हमारा जिसको हम कह रहे हैं चाइल्ड वेलफेयर सिस्टम, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि बच्चों को नेगलेक्ट से बचाना है और अब्यूज़ से बचाना है। तो वो ये यहाँ पे कह रहा है कि ये मेन डेटा था जो मुख्तलिफ जगहों पे कलेक्ट किया गया। दैट इज़ टेकिंग अकाउंट ऑफ ऑल द अवेलेबल स्टडीज़, हाउ मच ऑन एवरेज डू NFP प्रोग्राम्स रिड्यूस द अब्यूज़ और नेगलेक्ट। दिस मीन इफेक्ट साइज वॉज यूज्ड बाय वेस्ट पैनलिस्ट एज द प्रिडिक्टेड इफेक्ट। तो हम जो प्रिडिक्शन एंड मोनेटाइजेशन की बात कर रहे थे, तो प्रिडिक्टेड इफेक्ट जो है इसने इन दो चीज़ों से लिया। बहुत जितनी भी स्टडीज़ हुई US में उन सब के मीन इफेक्ट साइज से, या जिसको मैं थोड़ी देर पहले पॉपुलेशन एवरेज कह रहा था। तो बहुत सारी स्टडीज़ हुई और उनका जो मीन इफेक्ट साइज था, इफेक्ट जैसा मैंने आपको बताया पिछली दफ़ा कि जिन लोगों ने रिसर्च मैथडोलॉजी का कोर्स पढ़ा है, तो जिस चीज़ को हम कोहेंस डी कहते थे वो उसको टेक्निकली इफेक्ट कहते हैं, लेकिन आम जिन लोगों ने नहीं पढ़ा उनके लिए आम जुबान में पॉपुलेशन एवरेज कह लें इसको, कि हमें बहुत सी स्टडीज़ की एवरेज उससे पता चल जाए। सेकंड, द एनालिस्ट्स कंडक्टेड मेटा एनालिसिस ऑफ स्टडीज़ लिंकिंग चाइल्ड अब्यूज़ एंड नेगलेक्ट टू अदर इम्पैक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट। यानी एक तरफ तो ये दो मेन चीज़ें आ गई, फिर इन दोनों को जो आपके स्टडी के दूसरे इम्पैक्ट्स हैं, इम्पैक्ट इज़ अ वर्ड फॉर कॉस्ट्स एंड बेनिफिट्स, तो जो दूसरे इम्पैक्ट्स हैं उनसे लिंक करने के लिए स्टडी की इन्होंने। These meta-analyses provided estimates of the mean effect size of child abuse and neglect on secondary impacts of
कौन कौन से इम्पैक्ट हैं? क्राइम, हाई स्कूल ग्रेजुएशन, क्राइम का मतलब कि ये बच्चे क्राइम में कितना इन्वॉल्व होते हैं बाद में जब बड़े हो जाते हैं। हाई स्कूल ग्रेजुएशन यानी कि ये लोग 12वीं पास करते हैं कि नहीं करते। K-12 ग्रेड रेपुटेशन यानी कच्ची क्लास से लेके 12वीं क्लास तक अ, कितनी बार ये फेल होते हैं और इनको रिपीट करना पड़ता है। बर्थ्स यानी कितने ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं आगे। एंड प्रेगनेंसीज फॉर मदर्स अंडर 18 यानी अभी जो बच्चियां अभी 18 साल की नहीं हुई होती वो कितनी प्रेग्नेंट होती हैं। फिर आगे टेस्ट स्कोर्स यानी स्कूलों में जो रिजल्ट आते हैं इनके कैसे आते हैं। इलिसिट ड्रग यूज़, ऐसी ड्रग्स जो अलाउड नहीं है उनको इस्तेमाल करना। एंड अल्कोहल एब्यूज़। तीसरी चीज़ द प्रिडिक्टेड यानी इसमें इसने सारे इम्पैक्ट्स बता दिए हैं इस पैराग्राफ में। तीसरी चीज़ द प्रिडिक्टेड इफेक्ट्स of an NFP program on each of the secondary impacts was obtained by multiplying the predicted effect size of an NFP on child abuse and neglect by secondary impact mean effect size। यानी वो जो दो थे वो प्राइमरी इफेक्ट्स हैं और ये जो सेकेंडरी इफेक्ट्स हैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके उनका इम्पैक्ट निकाल लिया। सो फॉलोइंग an example provided in the report, consider the target population with a lifetime child abuse and neglect rate of 13.7% and a high यानी एक की एक एग्जांपल दे रहा है कि फ़र्ज़ करें कि हमारा जो मीन इफेक्ट साइज जिसको ये पीछे कह रहा था वो अब्यूज़ और नेगलेक्ट का है 13.7%। यानी 100 में से तकरीबन 14 बच्चे नेगलेक्ट या अब्यूज़ होते हैं। एंड हाई स्कूल ग्रेजुएशन रेट ऑफ 70% और जो वो बच्चे हैं उनमें से 70% 12वीं पास कर जाते हैं। Participation in an NFP program would reduce the lifetime। आप लोग को ये क्लियर नज़र आ रहा है या बड़ा कर दूं इसको? मेरा ख्याल चलते हैं सही नज़र आ रहा होगा। Programs would reduce the क्लियर है life। सर। सर बड़ा कर दें सर, 1 पेज बड़ा कर दें सर काइंडली। अच्छा सर ठीक है। थोड़ा बड़ा कर दें, 2 पेजेस इकट्ठे आ रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा जी। प्रोग्राम वुड रिड्यूस द लाइफ टाइम चाइल्ड अब्यूज़ एंड नेगलेक्ट रेट बाय 2.7%। यानी ये जो हम प्रोग्राम चला रहे हैं इससे ओवरऑल चाइल्ड अब्यूज़ और नेगलेक्ट 2.7% कम हो जाएगी। तो ये कह लें कि तकरीबन 14 से 11 पे आ जाएगी। और ये इसने एक स्टडी को रेफ़र किया है 4 जो हमारी केस स्टडी के आखिर में रेफरेंसेस में लिखी हुई है। एलिमिनेटिंग चाइल्ड अब्यूज़ एंड नेगलेक्ट वुड इंक्रीज द रेट ऑफ हाई स्कूल ग्रेजुएशन। यानी पीछे जो इसने 70% से लिंक किया हुआ था तो बता रहा है कि उसकी वजह से 8% ग्रेजुएशन बढ़ जाएगी। और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक प्रिडिक्टेड इंक्रीज इन प्रोबेबिलिटी ऑफ हाई स्कूल ग्रेजुएशन 0.2% आ जाएगी। यानी तकरीबन 8% को 3% से मल्टीप्लाई कर दें तो 0.2% इंक्रीज इन प्रोबेबिलिटी ऑफ हाई स्कूल ग्रेजुएशन आ जाएगी। यानी 8% है लेकिन 8% तो 100 में से है और एक्चुअली 100 नहीं था 3 था तो 3 में से 8 निकाली तो यानी 3 का 8% जो है 0.2 हो गया। The analysts used a variety of approaches to monetize the predicted impacts। अब इसके आगे जो इसने डिटेल बताई हुई है मैं उसमें से नहीं गुजरा, आपको टेबल से ये सारी बात समझ आ जाएगी। टेबल में देखें सबसे ऊपर लिखा हुआ है चाइल्ड एब्यूज़ एंड नेगलेक्ट। यानी ये हमारे फंडामेंटल जिसको ये प्राइमरी इम्पैक्ट कह रहा है ये वो चीज़ें हैं। अब इसमें प्रिडिक्शन क्या थी यानी कैसे उसने प्रिडिक्ट किया, इसके अंदर क्या चीज़ें देखनी हैं। तो एक्सपेरिमेंटल एवेलुएशंस ऑफ 2 NFP प्रोग्राम्स इन कोलोराडो एंड न्यूयॉर्क। यानी ऑलरेडी 2 प्रोग्राम जो रन हो चुके थे 2 स्टेट्स में उसकी एक्सपेरिमेंटल एवेल्यूशन की। लाइफ टाइम प्रेवलेंस ऑफ CAN इन जनरल पॉपुलेशन एस्टिमेटेड फ्रॉम 10 स्टडीज़। और दूसरी चीज़ CAN की है कितनी लाइफ टाइम प्रेवलेंस और उसके लिए उसने 10 स्टडीज़ इस्तेमाल की। और मोनेटाइजेशन में क्या क्या रखा है, वेलफेयर सिस्टम कॉस्ट यानी इसको पैसे में कैसे कन्वर्ट करना है। जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि मेन कंसर्न यही है कि वेलफेयर सिस्टम बहुत महंगा पड़ता है तो उसकी जो कॉस्ट है वो इसकी मोनेटाइजेशन है। यानी उसमें अगर 100 रुपये लगते हैं तो ये काम जो है ये 100 रुपये से ज़्यादा फिर इसको बचाने चाहिए। मॉडल ऑफ केस प्रोसेसिंग एंड सर्विस यूज़ इन वाशिंगटन स्टेट। यानी एक केस प्रोसेसिंग के पैसे और फिर सर्विस यूज़ के पैसे वाशिंगटन में, इसको ये वेलफेयर सिस्टम की कॉस्ट कह रहा है। फिर क्राइम के लिए इसने 10 सॉरी ओके क्राइम के लिए इसने 10 स्टडीज़ इस्तेमाल की
और इसकी मोनेटाइजेशन क्या है? मेडिकल एंड मेंटल हेल्थ केयर कॉस्ट एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ कॉस्ट। एक मेडिकल केयर होगी, यानी किसी क्राइम से के बाद आप भी ज़ख्मी होते हैं, जिसको आपने ज़ख्मी किया वो भी ज़ख्मी होता है, आपको भी मेंटली आपको भी फ़र्क पड़ता है, उसको भी फ़र्क पड़ता है, तो उसकी कॉस्ट आ गई। क्वालिटी ऑफ लाइफ कॉस्ट, यानी किसी को कोई माजूर हो गया, कोई किसी की गाड़ी टूट गई या जो भी, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब हुई, उसकी कॉस्ट बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स फ्रॉम द स्टडी ऑफ जुवेनाइल वायलेंस इन पेंसिल्वेनिया। और इसको बेस किस पे किया था? एक हमारा जो रेफरेंस वन है स्टडी का, उस पे बेस किया था। और दूसरा क्या है? क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कॉस्ट्स, यानी आपको क्राइम हुआ तो उसके बाद फिर जो जस्टिस सिस्टम सारा उससे एक्टिवेट होता है, जजों की तनख्वाहें, वकीलों की तनख्वाहें, बिल्डिंगें कोर्ट्स की वगैरह वगैरह, तो उसकी कॉस्ट। फिर आगे जी, हाई स्कूल ग्रेजुएशन। अब ये चीज़ें रिलेटिवली थोड़ी आसान है इनको प्रिडिक्ट करना और मोनेटाइज करना भी। जैसे हाई 3 स्टडीज़ ऑफ इम्पैक्ट ऑफ कैन ऑन हाई स्कूल ग्रेजुएशन। क्या है मोनेटाइजेशन? इसकी विक्टिम कॉस्ट, पर्सनल एक्सपेंसेस, प्रॉपर्टी लॉसेस, मोर्टेलिटी। यानी कि आपने नहीं पढ़ा तो आप अपने पर्सनल एक्सपेंसेस बेयर कर सकते थे, वो नहीं करेंगे। प्रॉपर्टी ख़रीद सकते थे, नहीं सकेंगे। और सॉरी, ये पीछे क्राइम से आगे आ रहा है। और मोर्टेलिटी, यानी अगर किसी की जान चली गई तो यहाँ पे ऑब्वियसली वो फिर वैल्यू ऑफ स्टेटिस्टिकल लाइफ आ जाएगा। तो ये क्राइम वाला यहाँ पे ख़त्म हो गया, ये हाई स्कूल ग्रेजुएशन का आगे है। डिस्काउंटेड लाइफ टाइम मनी अर्निंग्स गेन फ्रॉम हाई स्कूल ग्रेजुएशन बेस्ड ऑन डेटा फ्रॉम सो एंड सो। यानी आपने पढ़ा, अब आप सारी ज़िंदगी जो कमाएंगे वो इसकी मोनेटाइजेशन है। नहीं पढ़ते तो आप सारी ज़िंदगी कोई और जॉब करते और कम कमाते, तो उसका फ़र्क जो है वो इसकी मोनेटाइजेशन है। फिर टेस्ट स्कोर, उसकी 7 स्टडीज़ हैं। और मोनेटाइजेशन है रेट ऑफ रिटर्न पर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टेस्ट स्कोर गेन बेस्ड ऑन रिव्यू आर्टिकल multiplied by earnings of those with a high school degree but no college degree based on current population survey। यानी ये स्टडीज़ बड़ी कॉमन होती हैं यूएस में। बेसिकली वो ये स्टडीज़ इस तरह की होती हैं कि फ़लाना, किसी की फ़लानी जीपी आया तो उसकी अर्निंग कितनी है, फ़लाना जीपी आया तो कितनी अर्निंग है। ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स इसकी बहुत स्टडीज़ करता है और उससे ये प्रूव करते हैं कि जो जितना अच्छा परफॉर्म करता है वो ज़्यादा कमा सकता है। तो उस फ़र्क से इन्होंने मोनेटाइज किया। फिर K-12 ग्रेड रेपुटेशन, ये भी हाई स्कूल ग्रेजुएशन की तरह हुआ। फिर अल्कोहल अब्यूज़ में इन्होंने आफ्टर टैक्स लाइफ टाइम अर्निंग लॉस ड्यू टू मॉर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी। मॉर्बिडिटी होता है बीमार होना और मॉर्टेलिटी होता है उस बीमारी से मर जाना। तो अल्कोहल की वजह से आप बीमार हुए तो कितनी अर्निंग लॉस हुई जो आप कमा सकते थे, नहीं कमाया। और आपकी डेथ हो गई तो कितनी अर्निंग लॉस हुई जो आप कमा सकते थे, नहीं कमाया। और दूसरा पार्ट ट्रीटमेंट, मेडिकल, मोटर व्हीकल क्रैशेस, फायर डिस्ट्रक्शन, वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, इन सब पैसों से पता चला कि अल्कोहल अब्यूज़ का कितना नुकसान हुआ। और इसी तरह इलिसिट ड्रग का भी इसी तरह होगा। और आखिर में प्रोग्राम कॉस्ट्स हैं, जिसमें जो लोग इसको रन करते हैं इस प्रोग्राम को, उनकी तनख्वाहें और बेनिफिट्स वगैरह, तो वो इसकी ये सारी इन्होंने इसकी मोनेटाइजेशन की। तो ये जस्ट आपको मैं आइडिया देना चाह रहा था कि ये कैसे मोनेटाइज प्रिडिक्ट हुआ और मोनेटाइज हुआ। अब चूंकि ये हम अपने अपने पिछले से रिलेट करेंगे तो हमें ज़्यादा समझ आएगा। तो व्हाट आई विल डू इज़ कि मैं इस मीटिंग को बंद कर रहा हूँ और दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ, ताकि ये क्लियरली डिस्टिंग्विश हों ये वाली केस स्टडी और अगली केस स्टडी। तो आप लोग 1 मिनट बाद प्लीज़ दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा।